Before watching this video, it is highly recommended to watch the previous video on kinetic theory of gases, because in that video you will get the basics of kinetic theory of gas along with different type of molecular speed, that is average speed, most probable speed and RMS speed. In last part of that video, you will also get some numericals related to interconversion of different type of speeds and some numericals containing formula of average kinetic energy in form of average speed, RMS speed and most probable speed. तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो उस स्पीड से मूव कर रहे हैं, वो फाइंड आउट करने के लिए आज का हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। इस टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हम अलग अलग स्पीड रेंज में, एक स्पीड रेंज में कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जो मूव कर रहे होंगे। जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड है, उसके लिए हम बोल सकते हैं कि द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इन ए गैस हैव ए स्पीड इन ए पर्टिकुलर रेंज एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। सॉरी, इट्स नॉट क्वेश्चन मार्क, मॉलिक्यूलर स्पीड मतलब एक्चुअली क्या पढ़ने वाले हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड क्या है। तो मान लीजिए अपने पास कोई भी एक गैस सैंपल है, ठीक है, इस गैस सैंपल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड एक पर्टिकुलर रेंज में लाई कर रही है, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड बोलते हैं। तो अब मैक्सवेल ने इसके लिए एक इक्वेशन दी, एक एक्सप्रेशन दिया अपने को। उस एक्सप्रेशन की डेरिवेशन कोई काम नहीं आने वाली, कैसे आया, कहां से आया, इवन आपको फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं है, उससे भी आपको जेईई और नीट में कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाला है ना। बाकी हर जगह के क्वेश्चंस की मैं नहीं गारंटी ले सकता, लेकिन जेईई नीट लेवल पे आपको उस इक्वेशन से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर भी उसकी टर्म्स को एक बार समझेंगे, क्योंकि उससे हम जो कुछ ग्राफ्स बनाएंगे वो ग्राफ्स हमारे यूज में आने वाले हैं। तो कर्व बने कैसे, उसके लिए हमें इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो एक बार हम देख लेते हैं इक्वेशन को क्या होती है। तो मैक्सवेल ने बताया कि अगर किसी भी एक स्पीड रेंज ले लूं मैं u से du तक, मतलब u से u प्लस du तक, इस स्पीड रेंज में, मतलब दो स्पीड्स ले ली मैंने, उनके बीच में डिफरेंस बहुत कम है, du का डिफरेंस है। तो इस स्पीड रेंज में, जैसे मान लो मैं बोल दूं 10 मीटर पर सेकंड से 10.1 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड टू 10.01 मीटर पर सेकंड, इस रेंज में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जो मूव कर रहे होंगे, उसके लिए उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया, दैट इज dn by n। हियर dn by n इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, n टोटल मॉलिक्यूल है, dn by n हो गया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 4 पाई इंटू m डिवाइडेड बाई 2 पाई RT रेस टू पावर 3/2 इंटू यू स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर माइनस mu स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2RT डॉट du। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद मत रखो चाहिए, लेकिन इसका कोई डेरिवेशन हम नहीं पढ़ेंगे, ये डायरेक्ट ही देखना है अपने को। dn by n इक्वल्स टू 4 पाई m डिवाइडेड बाई 2 पाई RT रेस टू पावर 3/2 इंटू यू स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर माइनस mu स्क्वायर बाई 2RT इंटू du। यहाँ पे जो टर्म्स है वो आपको पता ही है मैक्सिमम तो सारी। ये जो m है, ये m क्या होता है, जो अभी तक हम पढ़ते हैं, मोलर मास ऑफ गैस। m इज मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है जी। t क्या है, t का तो सबको पता है, टेम्परेचर है। u क्या है, u वो स्पीड है, और u प्लस du ये स्पीड रेंज है अपने पास, जिस स्पीड रेंज में ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे। नेक्स्ट, इसके अलावा बाकी तो सब चीजें तुम्हें पता है। n क्या हो गया अपने पास, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। r की वैल्यू कितनी लेनी है, इसमें भी हमेशा जब भी स्पीड की बात करेंगे यहाँ पे r की वैल्यू हम 8.314 ही लेके चलेंगे। बाकी पाई की वैल्यू आपको पता ही है, माइनस m हो गया, u RT सब कुछ हो गया। अब एक चीज और, यहाँ पे dn जो है, dn को मैं क्या बोल सकता हूं, तो dn के बारे में बोल सकता हूं ये नंबर ऑफ पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मूव विद, या फिर मैं बोल सकता हूं जिनकी स्पीड जो है, हैव स्पीड इन u टू u प्लस du रेंज। इस रेंज में जिनकी स्पीड है उन मॉलिक्यूल्स के नंबर कितना है, dn है। और dn बाई n की अगर हम बात करें, dn बाई n, तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जिनकी स्पीड इस रेंज में है। dn वो
मॉलिक्यूल्स हैं जो U+U इस रेंज में मूव कर रहे हैं, और dn/n फ्रैक्शन हो गया उन पार्टिकल्स का। बस ये इतनी चीजें हैं, और ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड की इक्वेशन है जिसको हमें डायरेक्ट याद नहीं रखना है, लेकिन इसकी हेल्प से हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं अब वो देखिए। तो यहां पे मेरे पास जो इक्वेशन थी dn/du, उस इक्वेशन में आप देख पा रहे हैं, मैं वापस दिखा रहा हूं एक बार आपको वो इक्वेशन। इट इज dn/n। अगर इस dn/n में मैं du को भी इधर ले आऊं तो ये बन जाएगी 1/n इंटू dn/du। इट विल बी 1/n इंटू dn/du, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 4 m डिवाइडेड बाई 2 RT रेस टू पावर 3/2 इंटू u स्क्वायर डॉट e रेस टू पावर माइनस mu स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2RT। मैं इसको दो ब्रैकेट्स में लिख रहा हूं, एक ब्रैकेट ये बना दिया, एक ब्रैकेट ये बना दिया। क्यों? क्योंकि ये वाला जो ब्रैकेट है इसमें अगर मैं देखूं तो y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा x स्क्वायर के, यानी ये वाला हमें एक पैराबोलिक फंक्शन दे देगा। इट इज ए पैराबोलिक फंक्शन, और ये वाला जो है ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन है, e रेज़ टू पावर माइनस mu स्क्वायर है ना। यानी इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे, किसका किसका, y और x के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊं जहां पे x में अगर u रखूं और y की जगह में 1/n इंटू dn/du रखूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा वो फ्रैक्शन जो इस स्पीड से मूव कर रहा है। तो ये ग्राफ कैसा आएगा, सबसे पहले पैराबोलिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाइड है, तो जैसे जैसे स्टार्टिंग में मैं u की वैल्यू बढ़ाऊंगा ये वाला फंक्शन डोमिनेट करेगा और पैराबोलिक फॉर्म में ये बढ़ेगा अपने पास, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के बाद ये डोमिनेट करने लग जाएगा और ग्राफ एक्सपोनेंशियली डीके होगा। यानी ये ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलेगा, लाइक दिस। एक्सपोनेंशियल डीके आएगा इसमें ना, जीरो पे नहीं मिल रहा है, लाइक दिस, ऐसा ग्राफ आएगा इसमें। ठीक है, ये वाला जो है ये पीक, ये इसकी जिसकी पीक की मैं बात कर रहा हूं, ये u और du में जितना कम गैप होगा ये उतना ही शार्प पॉइंट मिलेगा अपने को। u और du में अगर बहुत ज्यादा गैप है तो ऐसे लंबा मिलेगा, u और du में बहुत कम गैप है तो ये फ्लैटन नहीं मिलेगा, ये उतना ही शार्प मिलेगा। तो ये दो और चीजों पे डिपेंड करेगा, एक ये डिपेंड करेगा m पे, मोलिकुलर मास ऑफ गैस पे, एक ये डिपेंड करेगा T पे, टेम्परेचर पे। कैसे वो अभी मैं दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले एक टर्म जो आपको याद रखनी है। देखो ये ग्राफ आ गया अपने पास 1/n dn/du वर्सेज u का। इसमें आपको जो पता होना चाहिए वो क्या पता होना चाहिए, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या बता रहा है कि ये वाली जो स्पीड है, ये जितनी भी स्पीड है, इस स्पीड पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होंगे। यानी ये स्पीड सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स की स्पीड होगी, तो क्या मैं इसको UMPS बोल सकता हूं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वही तो थी जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास होती थी। और अगर इसके साथ में U एवरेज और U RMS भी दिखाना चाहूं तो मैं पता है UMPS से थोड़ी सी ज्यादा जो होती है वो U एवरेज होती है, और U एवरेज से थोड़ी सी ज्यादा जो होती है वो U RMS होती है। तो ऐसे हम U एवरेज और U RMS को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसमें। ठीक है जी, ये इतनी चीजें समझ में आई। अब एक चीज जो आपको देखनी है, देखो UMPS के पास ग्राफ की हाइट बहुत ज्यादा है। अगर मैं वेरी लो स्पीड देखूं, यहां पे वेरी लो स्पीड है और यहां पे वेरी हाई स्पीड है, दोनों ही केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो मिल रहे हैं वो हमें बहुत कम मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत कम मॉलिक्यूल होंगे जो बहुत फास्ट या बहुत धीरे मूव कर रहे होंगे। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मॉडरेट स्पीड से ही मूव करते हैं। दो चीजें हमें समझ में आई यहां से, पहली कि पैराबोलिक फंक्शन ये du की वैल्यू जितनी कम होगी ये उतना ही कम होगा, दैट मींस ग्राफ उतना ही फ्लैटन होगा। दूसरी चीज, वेरी हाई स्पीड और वेरी लो स्पीड से बहुत कम मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। मैक्सिमम मॉलिक्यूल कहां मूव करते हैं, मॉडरेट स्पीड में मूव करते हैं। एक और चीज जो आपको देखनी है, जो आपको यूज भी आएगी, ये चीजें आपको कोई नहीं पूछने वाला एग्जाम में, मैं बता रहा हूं एग्जाम में आपको किस टाइप से पूछी जा सकती हैं चीजें। एक चीज, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ दिस ग्राफ। ये ग्राफ टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, देखो मान लीजिए यहां मैं वही 1/n dn/du का ग्राफ बना रहा हूं, इधर u ले रहा हूं। अगर टेम्परेचर T1 है तो ये ग्राफ हमें ऐसा मिल रहा है। अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, T2 कर दिया, तो ये ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलने लग जाएगा। क्या समझे इस चीज से, एक तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो मैक्सिमम स्पीड से मूव कर रहे हैं वो कम हो जाएंगे टेम्परेचर बढ़ने से। क्यों कम हो जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी गैस की। हमने कल ही पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 × kT।
तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक और होती है 1/3 m इंटू यू आर एम एस का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है मतलब यू आर एम एस बढ़ रही है, और यू आर एम एस बढ़ रही है तो यू आर एम एस बढ़ने का मतलब क्या है कि पहले अगर यू आर एम एस यहां आ रही थी तो अब वो यू आर एम एस बढ़ के आगे चली जाएगी। तो इसका मतलब ग्राफ एक तो आगे खिसक जाएगा, दूसरा अगर स्पीड बढ़ गई तो हाई स्पीड से जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब सिंपल सी चीज है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे 1/n इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसको आप डायरेक्ट इक्वेशन से भी देख सकते हैं। अगर हम इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो टेम्परेचर दोनों ही पार्ट में, पैराबोलिक फंक्शन वाले पार्ट में डिवाइड में आ रहा है, यानी टेम्परेचर जितना बढ़ेगा पैराबोलिक पार्ट उतना ही फ्लैटन होता जाएगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर ये ग्राफ उतना ही ज्यादा नीचे आएगा। अगर टेम्परेचर और बढ़ा दिया मैंने तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। बहुत ज्यादा टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये ग्राफ फ्लैटन हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। इस पे कई बार पूछ ली जाती हैं चीजें, ग्राफ्स देके आपको पूछ लिए जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे वो मैं अभी बताता हूं, पर ये चीज याद रखना, टेम्परेचर जितना ज्यादा ग्राफ की स्लोप उतनी ही कम, यानी ये कर्व उतना ही फ्लैटन आएगा। दूसरी चीज, जो मैक्सिमम पॉइंट है इसका पीक वो उतना ही आगे खिसकता जाएगा जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा। और वेरी हाई टेम्परेचर की बात करें तो ये ग्राफ अपने को कुछ ऐसा मिलता है। ठीक है जी, ये डिपेंडेंस समझ में आई, टेम्परेचर डिपेंडेंस, बस इतना ही याद रखना आपको इसमें। दूसरी डिपेंडेंस जो आपको इसमें याद रखनी है वो याद रखनी है मोलिकुलर वेट पे डिपेंडेंस। अगर दो गैसेज है मेरे पास, ये वही ग्राफ है 1/n dn/du वर्सेज u का। अगर दो गैसेज हैं हमारे पास A एंड B, एंड A का जो मोलिकुलर मास है वो ज्यादा है B से, अगर m1 ज्यादा है m2 से, तो जैसा अगर इक्वेशन में मैं देखूं तो m जो है वो पैराबोलिक फंक्शन में भी मल्टीप्लाई में आ रहा है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी मल्टीप्लाई में आ रहा है। इसका मतलब मास जितना ज्यादा होगा पैराबोलिक फंक्शन उतना ही ज्यादा होगा, यानी ग्राफ उतना ही ऊपर तक जाएगा। तो m1 के लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ मुझे ऐसा मिलेगा, और अगर m2 के लिए मैं ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ मुझे नीचे तो मिलेगा ही, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी डिके जो है वो माइनस में डिके हो जाएगा, तो थोड़ा आगे भी मिलेगा ग्राफ, लाइक दिस। ठीक है, तो अगर मोलिकुलर वेट ये है m1 के लिए और ये है m2 के लिए, अगर m1 ज्यादा है m2 से तो मोलिकुलर वेट जितना ज्यादा ग्राफ की स्लोप उतनी ही ज्यादा, ये कर्व उतना ही कम फ्लैटन रहेगा, और मोलिकुलर वेट जितना कम ग्राफ उतना ही फ्लैटन होता जाएगा। और दूसरा UMPS, URMS और U एवरेज, तीनों की वैल्यू मोलिकुलर वेट, इसको उससे भी देख सकते हो ना, सिंपल देखो। URMS क्या होती थी अपने पास, √3RT/m। RMS मत देखो, UMPS, हम पीक देख रहे हैं ना, तो UMPS देखो। UMPS क्या थी मेरे पास, √2RT/m। यानी टेम्परेचर जितना बढ़ेगा UMPS उतनी ही बढ़ती जाएगी, मोलिकुलर वेट जितना बढ़ेगा UMPS उतनी ही कम होती जाएगी। यानी अगर m1 ज्यादा है m2 से तो उसके लिए UMPS क्या आएगी, हमेशा कम आएगी m2 से, सिंपली। और ऐसे ही पिछले ग्राफ के लिए भी आप देख सकते थे, टेम्परेचर वाले के लिए टेम्परेचर जितना ज्यादा UMPS उतनी, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्राफ इधर खिसकेगा और नीचे भी आएगा, लेकिन अगर मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो ग्राफ ऊपर चढ़ता जाएगा और पीछे खिसकता जाएगा। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तो अगर आप मुझे दो गैसेज देके, जैसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, दो गैसेज देके आपको कंपेयर करवाया जा सकता है कि दो गैसेज हैं, इनमें से एक का टेम्परेचर ये है, दूसरे का टेम्परेचर ये है, बताओ कौन से का ग्राफ कैसा बनेगा। आप बना देंगे इजीली। आपको मोलिकुलर वेट देके पूछा जाता है, आप बना देंगे इजीली। ये ग्राफ कब है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर वाला ग्राफ कब था, जब m कांस्टेंट था, लेकिन दोनों वेरी हो रहे हैं। मान लो दो गैस देती, दोनों का मोलिकुलर वेट भी डिफरेंट है, टेम्परेचर भी डिफरेंट है, तो क्या करोगे, तो हमेशा स्लोप ऑफ ग्राफ जो है वो हम m/t रेशियो से चेक करेंगे। मोलिकुलर मास जितना ज्यादा ग्राफ उतना ही ऊंचा, टेम्परेचर जितना कम ग्राफ उतना ही ऊंचा। मतलब m/t रेशियो जिसका जितना ज्यादा होगा उसका ग्राफ उतना ही ऊंचा और उतना ही पीछे आएगा। m/t रेशियो जिसका जितना कम होगा उसका ग्राफ उतना ही आगे और उतना ही नीचे बैठा हुआ होगा। समझ गए ये चीज? ये चीजें बस आपको याद रखनी है, इसके बेसिस पे आप सबके लिए इजीली बना सकते हो। कुछ एग्जांपल्स कराता हूं मैं आपको, जिससे आप समझ जाओगे कि कैसे हम ग्राफ बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अपने को गिवन है, ड्रॉ द स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ फॉर फॉलोइंग सैंपल्स। इन 4 सैंपल के लिए हमें स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाना है। चारों आप लिख लीजिए, क्योंकि अभी मैं इस पेज को चेंज करके दूसरे पेज पे बनाऊंगा, मेरे पास होंगे आपके पास नहीं होंगे। तो चलिए बनाते हैं 1 by 1। पहला केस अपने को गिवन है O2 एट 300 केल्विन एंड O2 एट 600 केल्विन। दोनों गैस O2 लेनी है, एक O2 में 300 केल्विन पे ले रहा हूं, एक 600 केल्विन पे ले रहा हूं। तो क्या होगा देखो, टेम्परेचर मोलिकुलर मास तो सेम है, दोनों O2 है, तो इधर हो गया 1/n dn/du, इधर हो गया U। ग्राफ कैसा बनेगा, टेम्परेचर चेंज है
O2, इसको मैं O2A बोल देता हूं, इसको मैं O2B बोल देता हूं। तो O2A का ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, सिंपल ग्राफ आएगा। लेकिन A और B को अगर कंपेयर करें तो टेम्परेचर जितना ज्यादा ग्राफ उतना ही फैला हुआ उतना ही नीचा। तो A के लिए ग्राफ आएगा कुछ ऐसे और B के लिए जो ग्राफ आएगा वो आएगा कुछ ऐसे। दिस इज A, O2 एट 300 केल्विन एंड दिस इज B, O2 एट 600 केल्विन। समझ गए? सिंपली हम ऐसे ग्राफ बना सकते हैं। दूसरा ग्राफ जो हमें बनाना है खुद बना के देखो एक बार, फिर मैं बताता हूं। दूसरा ग्राफ जो हमें बनाना है वो हमें बनाना है O2 एट 300 केल्विन, O2 एट 300 एंड SO2 एट 300। इस बार टेम्परेचर सेम है लेकिन मोलिकुलर वेट डिफरेंट है। तो हमें पता है मोलिकुलर वेट जितना ज्यादा ग्राफ उतना ही पीछे और उतना ही ऊंचा। यानी O2 के लिए जो ग्राफ है, O2 का मोलिकुलर वेट ज्यादा है तो O2 के लिए ग्राफ आएगा कुछ ऐसा, और SO2 के लिए ग्राफ आएगा इस बार, या फिर O2 300 केल्विन। ऐसा मत करो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। जैसा हमने पिछली बार बनाया था अभी, एज इट इज वैसा ही बना दो। O2 के लिए ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा, O2 एट 300 केल्विन। SO2 का मोलिकुलर वेट ज्यादा है तो उसके लिए थोड़ा पीछे खिसका के थोड़ा ऊंचा चढ़ा दो, लाइक दिस। ये आ गया SO2 के लिए। ये है O2 एट 300, ये है SO2 एट 300। सिंपल बना सकते हो ग्राफ, इजीली बना सकते हो तुम किसी के लिए भी, आई थिंक। तीसरा ग्राफ बना के देखते हैं। तीसरा ग्राफ था O2 एट 300 एंड SO2 एट 600। अब इसमें दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी। मैंने बताया था जब टेम्परेचर भी डिफरेंट हो, मोलिकुलर मास भी डिफरेंट हो, तो हम किससे देखेंगे, M/T के रेशियो से। M/T का रेशियो जितना ज्यादा ग्राफ उतना ही पीछे और उतना ही ऊंचा। इसमें मोलिकुलर मास है इसका 32 डिवाइड बाई टेम्परेचर 300, इसका मोलिकुलर मास है 64 डिवाइडेड बाई 600, बराबर आएंगे। M/T का रेशियो दोनों के लिए बराबर आया है, मतलब इन दोनों का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा आएगा, एक जैसा ही आएगा। ये O2 एट 300 केल्विन है और ये एज इट इज इसी पे है ना, ये जो थोड़ा आपको दिख रहा है अलग वो कुछ नहीं है, ये इसी पे है। ये SO2 एट 600 केल्विन है। दोनों का ग्राफ सेम टू सेम बनेगा। द फोर्थ वन, लास्ट वन, इजीली आप बना सकते हो। फोर्थ में आपको पूछा है O2 एट 600 केल्विन, O2 एट 600 केल्विन एंड SO2 एट 300 केल्विन, SO2 एट 300 केल्विन। उन दोनों का ग्राफ बनाना है। तो इनका क्या करेंगे हम, M/T रेशियो निकालो। इसका आ गया 32 डिवाइड बाई 600, इसका आ गया 64 डिवाइडेड बाई 300। साफ साफ दिख रहा है हमें रेशियो किसका ज्यादा, इसका रेशियो ज्यादा आएगा। तो अगर इसका रेशियो ज्यादा आएगा तो इसका ग्राफ पीछे और ऊंचा आएगा। ये आएगा SO2 का ग्राफ ऐसा कुछ, और ये आएगा O2 का ग्राफ ऐसा कुछ। सिंपल बना सकते हो। सिंपली आप रेशियो देख के, मोलिकुलर मास देख के और टेम्परेचर देख के स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना सकते हो किसी के लिए भी। मैक्सवेल थ्योरी का एक जो मोटो था, एक जो एप्लीकेशन था अपने लिए, वो यही था कि हम इससे स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना पाए। वो अब हम बहुत इजीली बना सकते हैं अगर ये ग्राफ्स आपको बनाने आते हैं। और दूसरा पॉइंट वो याद रखना कि ग्राफ में ये यहां पे क्या होती है, UMPS। तो अगर यहां पे तुम्हें दे रखा है मान लो 50 और तुम्हें पता बताओ कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी हाईएस्ट स्पीड होगी या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी, तो उनकी नंबर 50। आपको ये देखना आना चाहिए। इसके बाद वाला अगर कोई पॉइंट दे रखा हो वो होता है U एवरेज, और इसके बाद यहां पे होती है URMS। एक तो ये पॉइंट मत भूलना, और एक ग्राफ बनाना कि अलग अलग मोलिकुलर वेट पे और अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ कैसे कैसे बनेंगे, वो आपको सही से आना चाहिए। ये दो चीजें आती है, इजीली कर पाओगे इसके ग्राफ। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एनालिसिस ऑफ बाइमोलिक्यूलर कोलिजन्स। हमें पढ़ा था कि जो गैसेस होती हैं उनके बीच में कोलिजन्स होती रहती हैं, तो उन कोलिजन्स का अब अपने को एनालिसिस करना है। लेकिन कितने का, बाइमोलिक्यूलर का। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होंगी उनका हम पूरा एनालिसिस करेंगे और सारी चीजें हम यहाँ पे डिराइव करेंगे।